बीबीसी दुनिया में आज देखिए तुर्की सीरिया में जिंदगी बचाने की जंग। वक्त के साथ एक एक सांस पड़ रही है भारी। तुर्की में भूकंप के 48 घंटे बाद कम हो रही है मलबे में दबे लोगों को जिंदा बचने की उम्मीद। तुर्की और सीरिया में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दिखाएंगे खास रिपोर्ट। मलबे में दबी नन्ही जिंदगियां। सीरिया में भूकंप बच्चों पर पड़ा भारी। युद्ध से पहले ही तबाह सीरिया पर आपदा की दोहरी मार। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। सीरिया और तुर्की से दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा हर मौके को मुसीबत में बदला। यूपीए सरकार में हुए कथित घोटालों का किया जिक्र। कल राहुल गांधी ने सरकार पर उठाए थे सवाल। अचानक ब्रिटेन पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ब्रितानी सांसदों को संबोधित करते हुए युद्ध में साथ देने के लिए ब्रिटेन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन मांगे और लड़ाकू विमान। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा श्रीलंका के दिवालिया जैसे हालात अगले 3 सालों तक रहेंगे जारी। पिछले साल जुलाई में विक्रमसिंघे ने संभाली थी आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे श्रीलंका की कमान। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। Yalan söylüyorsunuz. कुदरत के कहर से जूझ रहे सीरिया और तुर्की। कभी चमत्कार की तरह किसी की जिंदगी बचा ली जाती है तो कहीं किसी परिवार की उम्मीद खत्म हो जाती है। कैसे सीरिया और तुर्की में लड़ी जा रही है एक एक जिंदगी को बचाने की जंग, देखेंगे कवर स्टोरी में। तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए जबरदस्त भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या 11,000 से ज्यादा बताई जा रही है। मलबे में दबे लोगों में से कई तो छोटे बच्चे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने कई भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया। तुर्की में लगभग 3,000 भारतीय भी रहते हैं। भूकंप के बाद एक भारतीय के लापता होने की खबर है तो 10 सुदूर इलाकों में फंसे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है और कहा कि भारतीय मिशन उन लोगों की हर मुमकिन मदद की कोशिश कर रहा है। और हजारों राहत और बचाव कर्मी सर्द रातों में काम कर रहे हैं, मलबे में जिंदा लोगों की तलाश कर रहे हैं। तुर्की के शहर अंटाक्या में भूकंप से काफी तबाही हुई है। वहां से बीबीसी संवाददाता क्वेंटिन सोमरविल की यह रिपोर्ट। अंटाकिया में हथौड़े और कुदाल की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। तुर्की का ये शहर और पूरा देश शोक में डूबा है। मलबे में दबे लोग इन्हीं लोगों की कोशिशों पर निर्भर हैं। ये 6 मंजिला रिहायशी इमारत थी। हर फ्लोर पर लोग रहते थे। 10 मिनट पहले ही उन्हें यहाँ एक आवाज सुनाई दी है, तो अब यहाँ मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। उन्हें अंदर एक व्यक्ति और एक बच्चा फंसा हुआ नजर आया। उन्हें फिर आवाज सुनाई दी है और इसलिए वो खामोशी से उसे दोबारा सुनने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें और एहतियात के साथ खुदाई करनी होगी, लेकिन देर हो चुकी है और दोनों ने दम तोड़ दिया है। अंदर और भी लोग फंसे हुए हैं और समय तेजी से बीतता जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है? We are going to find the live ones. We will look for them. 5 लाख की आबादी वाले अंटाकिया शहर में भूकंप से तबाह होने से बची शायद ही कोई जगह हो। ये शहर लगभग पूरा तबाह हो चुका है। पूरे अंटाकिया में यही मंजर है। यहाँ कोई 1-2 इमारत नहीं गिरी हैं, बल्कि यहाँ पूरा शहर ही टूट चुका है।
यहाँ मलबे पर चढ़े ये लोग जिंदा बचे लोगों की आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भूकंप को आए 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और गुजरते हर पल के साथ मलबे में दबे लोगों के जिंदा होने के आसार भी कम होते जा रहे हैं। यहाँ लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। ये महिला पुलिस से चीख कर कह रही है कि तुम वापस नहीं आने वाले, और उनका इस तरह चले जाना इस महिला को मंजूर नहीं। इस महिला जैसे और भी लोग हैं। इनका पूरा परिवार ही उनके पीछे इस मलबे में दबा हुआ है। ये पूरी रात मलबे में दबी अपनी बहन से बात करते रहे, लेकिन 6 घंटे पहले उनकी आवाज आना बंद हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि वो कल से यहाँ हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान राहत कर्मी पास से ही गुजरते रहे। उन्हें अब भी जीवित बचे लोगों की तलाश है, जो बहुत कम बचे होंगे, जैसे कि ये। उन्होंने बताया कि वे 36 घंटे से फंसे हुए थे और उम्मीद का दामन छोड़ चुके थे। यहाँ चारों ओर लाशें ही लाशें हैं और तेजी से बीतता एक एक पल उम्मीद की कड़ियां तोड़ रहा है। और सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। हर एक जान को बचाने के साथ उम्मीद बढ़ जाती है और कई जिंदगियों को बचाने की। बचाव कर्मी मलबे से एक नवजात बच्चे को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन उसकी मां को बचाया नहीं जा सका। लीज डुसेट की ये रिपोर्ट। यहाँ एक के ऊपर एक सीमेंट की कई परतें हैं। भूकंप की वजह से यहाँ तमाम सड़कें टूट गई हैं। जंग की मार से पहले से बेहाल ये देश अब और बदहाल हो गया है। यहाँ पहले ही बहुत कम बचा था, वो भी अब नहीं रहा। मलबे में सब दब गया है। और फिर अचानक मलबे से एक बच्चे को बचाया जाता है। इसकी मां मलबे में दबकर मर चुकी है और उसे इस इंक्यूबेटर में रखा गया है। ये बच्ची हमें सोमवार दोपहर 3 बजे मिली। कड़ाके की सर्दी में भी ये बच्ची ठंडी नहीं पड़ी थी। उसे कैल्शियम और शुगर का घोल दिया गया। उसकी हालत अभी स्थिर है, खुदा का शुक्र है। एक बच्चा जिसका कोई नाम नहीं, परिवार नहीं। उसके माता पिता, भाई बहन, भूकंप के बाद किसी का पता नहीं। लेकिन जिगर के टुकड़ों की तलाश थमी नहीं। राहत दल की कोशिशें जारी हैं। मलबे से निकलने के लिए इस तरह जगह बन रही है। इस छोटे से कुर्द बच्चे के लिए ये बड़ी राहत है। दूसरा बच्चा मलबे में लगभग दब ही गया था। उसे निकाल लिया गया। उसे व्हाइट हेलमेट्स के राहत कर्मियों ने बचाया। सीरिया और रूस के हवाई हमलों के बाद उन्होंने वर्षों तक इसी तरह लोगों को बचाया है। भूकंप ने जंग के किसी मोर्चे को नहीं बख्शा है। इसमें सरकार के नियंत्रण वाला एलेप्पो शहर भी शामिल है। सीरिया का हर हिस्सा गरीबी से पहले ही तबाह हो चुका है। यहाँ 90% लोग बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। सबसे खराब हालात हैं उन इलाकों में जहाँ सरकार का नियंत्रण नहीं है। लोगों की हालत एक रोटी खरीदने तक की नहीं थी। अब वो अपना घर दोबारा कैसे बनाएंगे? कुछ लोगों ने घर बनाने या गाड़ी के लिए पैसा जोड़ा भी था, लेकिन भूकंप में सब तबाह हो गया। एनजीओ से भी कोई मदद नहीं मिल रही। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा सीरिया राजनीतिक दलदल में भी फंसा हुआ है। सीरिया तक मदद पहुंचाने के लिए फ्रंट लाइन से गुजरना जरूरी है, लेकिन इस बर्बर युद्ध में मदद भी हथियार की तरह रही है और इस सब के बीच हालात और भी दूभर हो गए हैं। बीबीसी की मिडिल ईस्ट संवाददाता एना फॉस्टर तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाके में हैं। उन्होंने इस पर और जानकारी दी है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में ऐसी कई इमारतें हैं जहाँ मलबे में जिंदा बचे लोगों को तलाशने के लिए कोई मौजूद नहीं है। और जब आप बड़े शहरों से छोटे कस्बों में जाते हैं, वहाँ भी अधिकतर जगहों पर मदद के लिए हाथ कहीं नजर नहीं आते। कई पहाड़ी रास्तों पर सड़कें टूट चुकी है। यहाँ जाम लगा हुआ है क्योंकि उसी रास्ते से लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक के बाद एक लड़कियां हमारे घर में पैदा हो रही थी, लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए उस चीज़ को लेकर।
रेसलर विनेश फोगाट की जीत की कहानी देखेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। विनेश फोगाट हरियाणा में पहलवानों के परिवार से हैं। परिवार की सभी बेटियों को रेसलर बनाने का सपना उनके ताऊ का था। रियो ओलंपिक में जिन पर जीत की उम्मीद लगी थी, विनेश उनमें से एक थी, लेकिन घुटने की चोट के बाद ये उम्मीद टूट गई। विनेश बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की नॉमिनी है। देखिए बीबीसी संवाददाता वंदना की रिपोर्ट। किसी को नहीं पता होगा कि मैं किस चीज़ से टूटती हूँ जल्दी से। वो मेरी खुद की लड़ाई है। मैं टूटती हूँ और वह जुड़ती हूँ, वो खुद के लिए करती हूँ मैं। विश्व चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने खुद को बार बार साबित किया है। घर की बेटियों को पहलवान बनाना उनके ताऊ जी का सपना था। ताऊ जी के दिमाग में आइडिया आया कहीं से, एक के बाद एक लड़कियां हमारे घर में पैदा हो रही थी, लेकिन वो कभी मायूस नहीं हुए उस चीज़ को लेकर। उनका थिंकिंग ऐसा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लड़कियां काम करे, जाके किसी शादी कर दी, बच्चे हो गए या काम करें। डेस्टिनी शायद भगवान ने हमारी लिख रखी थी। पिता की मौत के बाद विनेश की परवरिश बचपन से माँ ने अकेले ही की। पापा की डेथ हो गई, उसके बाद में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था, क्योंकि गांव के लोग भी बोलने लगे थे कि ये बड़ी हो रही हैं अभी, तो आप इनकी शादी का सोचो, क्योंकि आप अकेले आप मदर हो। लेकिन मम्मी का भी था कि इतने साल तक अगर मेहनत की है तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह ही मतलब घर का काम करे। विनेश 5 साल की थी ने जिद खाड़ा के अंदर बेच दी थी। फिर मेरे न्यू आत्मा में न्यू होगी ठंडी, भाई इतना कष्ट लिया तो आज मान फल मिल गया। बेटियां ने ऊंचा नाम देश का भी, गांव का भी, हमारा भी, आपका भी। ऐसी बेटी भी सबके जम्मो बेटी। रियो ओलंपिक में चोट के कारण विनेश को बाहर होना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक में पदक अब उनका सबसे बड़ा सपना था, लेकिन टोक्यो में हार ने विनेश को अंदर से तोड़ दिया। पहले तो गुस्सा होती थी इस चीज़ पे, कि फ्रस्ट्रेशन होता था कि हाँ कि ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा लक ही खराब है, ऐसे सोचती थी। लेकिन अभी कि ये जर्नी है, ये सभी के साथ हो रहा है। रियो के बाद एकदम से ऐसा टाइम आ गया कि गया, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। पर 2022 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने के बाद विनेश ने दिखाया कि वो अंदर और बाहर से कितनी मजबूत हैं। आई थिंक मेरा खुद पे विश्वास काफ़ी है कि कुछ भी हो जाता है तो मुझे इतना पता है कि मैं निकल जाऊंगी या कर जाऊंगी। उस टाइम पे तो लोग बोलते थे कि ये क्या करवा रहे हो लड़कियों से, लेकिन अभी खुद फैमिली के लोग रेसलिंग में डाल रहे हैं लड़कियों को। इतना हमारे गांव के आसपास इतना माहौल है कि लड़की पैदा होते बोलते कोई दिक्कत नहीं, पहलवान बना देंगे। तो और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बोलते हैं, वो डालते हैं। तो वो चेंज हमारा मेडल से बड़ा है कहीं ना कहीं। अगर हम लड़कियों के लिए या अपनी रेसलिंग के लिए अगर इतना कुछ कर रहे हैं तो वो मेडल से कम नहीं है। नेहा शर्मा और प्रेम भूमिनाथन के साथ वंदना, बीबीसी न्यूज, लखनऊ। और बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की अन्य दावेदार हैं वेट लिफ्टर मीराबाई चनू, कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और मुक्केबाज निखत जरीन। और खबर अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सालाना स्टेट ऑफ द यूनियन में कहा कि वो यूक्रेन के साथ हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को यूक्रेन की मदद के लिए एकजुट किया है ताकि यूक्रेन रूस से अपनी हिफाजत कर सके। Putin's invasion has been a test for the ages, test for America, a test for the world. Would we stand for the most basic of principles? Would we stand for sovereignty? Would we stand for the right of people to live free of tyranny? Would we stand for the defense of democracy? For such defense matters to us because it keeps peace and prevents open season on would-be aggressors and threatens our prosperity. 1 year later, we know the answer. Yes, we would, and we did. We did. और बाइडेन ने यह भी कहा कि जब भी चीन उसकी संप्रभुता के लिए खतरा बनेगा, वो कार्रवाई करने से नहीं चूकेगा। I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Let's be clear. Winning the competition should unite all of us. We face serious challenges across the world. But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker. Autocracies have grown weaker, not stronger. और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे
किस ऐप ने उड़ाई गूगल की नींद? इस बारे में बात एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। इंटरनेट की दुनिया के दो महारथी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच कंपटीशन छिड़ा है एक ऐप को लेकर। माइक्रोसॉफ्ट का चैटबॉट चैट जीपीटी चर्चा में है, जो एग्जाम देने से लेकर कविताएं लिखने तक सारे काम कर सकता है। अब इससे मुकाबले के लिए गूगल भी अपना एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स क्लेटन की रिपोर्ट। नवंबर में लॉन्च होने के बाद से ही चैट जीपीटी ने हलचल सी मचा दी है। डिटेल में जवाब देने की इसकी क्षमता ने यूजर्स को हैरान कर दिया। ये टेस्ट दे सकता है, कविताएं लिख सकता है और कोड भी तैयार कर सकता है। इसे गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। अब गूगल ने भी इसे चुनौती देने के लिए अपना प्रोडक्ट लाने का फैसला किया है। इसका नाम है बार्ड। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने ब्लॉग में लिखा, बार्ड के जरिए हमारी कोशिश दुनिया के नॉलेज को पावर, इंटेलिजेंस और हमारे लैंग्वेज मॉडल्स की क्रिएटिविटी से जोड़ने की है। पिचाई ने यह भी कहा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवा को बोल्ड और रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, लेकिन इसे लेकर थोड़ी घबराहट भी है। ये ऐलान गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच नई प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चैट जीपीटी गूगल के बिजनेस मॉडल के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि चैट जीपीटी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। ऐसा माना जा रहा है कि चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग की जगह लेगा और ये ऐलान जल्द ही हो सकता है। यही वजह है कि गूगल इसे लेकर घबराहट में है, क्योंकि लगभग 90% सर्च गूगल पर ही की जाती है और गूगल की रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा इस प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग के जरिए आता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के बिंग पर केवल 3% सर्च होती है और माइक्रोसॉफ्ट इसमें अपना हिस्सा जरूर बढ़ाना चाहेगा। इसलिए गूगल के हेडक्वार्टर में अधिकारी चिंतित हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि बार्ड चैट जीपीटी को टक्कर दे पाएगा। गूगल ने पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। बार्ड लाम्डा लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। गूगल के एक कर्मचारी के मुताबिक ये सिस्टम बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। हमें अभी नहीं पता कि बार्ड कितना बेहतर है, पर एक चीज सबको पता है कि गूगल में इसे लेकर हलचल है। एक तरह से चैट जीपीटी ने टेक इंडस्ट्री पर बहुत असर डाला है। और मिलिए यूक्रेन की बैले डांसर्स से। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से यूक्रेन के कई लोगों को देश छोड़ना पड़ा। 70 सदस्यों वाली ये डांस टीम अपने देश और परिवार से दूर हेग में रहती है। डांस के जरिए ये अपने जज्बे को जिंदा रख रहे हैं। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।